नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर साहिल कुमार के द्वारा डीपी शर्मा जी के इस लोकप्रिय चैनल पर स्वागत है। जो आप लोगों को हिंदी भाषा की ओर से जो 2-4 दिन की इंतज़ार का जो वक्त गुजरा आपका, मैं समझता हूँ उसमें आपने किस तरह से महसूस किया होगा, परंतु फिर भी अपन कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने का और आपके जो आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उनको अपन लगातार बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे उनमें अपन जो समय हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अपन बड़े ही हर्ष के साथ और बड़े जोश के साथ अपन आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे ताकि अपने जो भाषा के जो अगले वीडियो जाएंगे ताकि अपना तालमेल कभी टूटे नहीं और पीछे वाले जो बिंदुओं से उनसे अपना जुड़ाव इस तरह से रहे ताकि अपन आगे वाला जो अपना कार्यक्रम रहेगा बिल्कुल यथावत रहेगा और विधि पूर्वक रहेगा। इसलिए अपने को निश्चिंत होना इस चीज़ के लिए तो कि जो काम है अपना उसको अपने को करना ही है। मैंने पहले भी यही कहा कि काम करने के लिए अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे ढंग से और पूरी तन्मयता से काम करेंगे तो शायद अपन आराम से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं अपन इस काम को नई दिशा की ओर ले जाने का। तो पिछले वाले जो वीडियोज़ है उसमें अपन ने पढ़ा था स्वर का वर्गीकरण पढ़ा अपन ने, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, मानक लिपि के अंतर्गत कितने स्वर हैं, तमाम पहलुओं पे अपन पूर्व में एक बार चर्चा कर चुके हैं। इनके अलावा अपन पहले छोटी छोटी बातें ये भी पढ़ी है, जैसे अपन ये कहें अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, विसर्ग है, इनके बारे में इनका अन्य नाम क्या है, ये बातें अपन पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे अपना जो व्यंजन है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन के भेद क्या है, वर्गीकरण क्या है, सारी बातें कौन कौन से व्यंजनों को किस किस नाम से संबोधित किया गया है, तमाम पहलुओं में अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल। तो देखो, कमियां नहीं, अपने को खूबियों की ओर जाना है, तब जाके पार पड़ेगी। कोशिश करेंगे अपन कि हर चीज़ अपने धैर्यपूर्वक समझ में आए, क्योंकि कमियां तो कहीं न कहीं विराजमान है, परंतु कमियां नहीं, हमें खूबियां ढूंढनी है। और ये बात सत्य है कि कमियां ढूंढने वाला अक्सर पीछे रह जाता है और खूबियां ढूंढने वाला अक्सर हमेशा मंजिल की ओर चला जाता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस और है तो कुछ उस पार है, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। क्योंकि कमियां और बुराइयां हर जगह व्याप्त है, तो फिर भी अपने को कोशिश करनी है कि अच्छाइयों और खूबियों की ओर बढ़ना है ताकि अपन जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर सकें और आगे के लिए अपन बिल्कुल प्रेरित हो सकें। तो देखो, अपन व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपन व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन में अपन पढ़ रहे थे, सबसे पहले व्यंजन किसे कहेंगे। मैंने हालांकि उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि व्यंजन ऐसी एक ध्वनि है जो वाकई में स्वर के माध्यम से उच्चारित होती है। यानी व्यंजन होगा वो स्वर के मेल से कार्य करेगा। जब तक उसमें स्वर का संयोग नहीं रहेगा जब तक वो व्यंजन हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं व्यंजन में कि जिन ध्वनियों के या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण कहीं से होता है आपका, स्वरों की सहायता से होगा, वह क्या कहलाएगा? आपका व्यंजन कहलाएगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि बाधा सहित उच्चरित ध्वनियाँ ही क्या कहलाएगी? आपकी स्वर कहलाएगी, वो सॉरी व्यंजन। बाधा सहित, एक बाधा रहित होती है, अगर बाधा रहित ध्वनियाँ उच्चरित हो जाए तो वो स्वर हो जाएगा। अगर बाधा रहित पूछेगा तो स्वर करेंगे और बाधा सहित पूछे तो वहाँ पर अपन करेंगे व्यंजन करेंगे। तो बाधा सहित ध्वनियाँ या बाधा सहित उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ आपकी व्यंजन कहलाती है। अब बात करते हैं अपन इनकी संख्या की, बात करें कि व्यंजनों की जो संख्या है भाषा में या व्याकरण में, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या अपनी 33 होती है। अगर अपने से पूछ ले कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है तो बिल्कुल अपन बता सकते हैं क वर्ण से लेकर है वर्ण तक। यानी क वर्ण से लेकर है वर्ण तक जितनी भी ध्वनियाँ इनके मध्याह्न आती है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 33 हो जाएगी। अपन देख भी सकते हैं कि वो कौन कौन सी 33 हैं। अब करते हैं अपन अगली बात, व्यंजन के जो भेद या प्रकार पूछे तो व्यंजन के मुख्यतः भेद की बात करें। हालांकि व्यंजन अलग अलग नामों से, अलग अलग वर्गीकरणों में अलग अलग इनके भाग हो सकते हैं, परंतु व्यंजन के जो मुख्यतः भेद होंगे आपके 3 होंगे।
व्यंजन के जो मुख्यतः भेद होते हैं अपने 3 होते हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले आपका आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा आता है आपका अंतस्थ या मध्यस्थ व्यंजन, और तीसरा आता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है। तो देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि जैसे अपन कहें अपने मुख में कई अंग होते हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, तो इनके मध्य यानी एक अंग का दूसरे अंग के साथ स्पर्श होना ही, यानी एक अंग दूसरे अंग को यदि उच्चारण के समय एक दूसरे को सतह को छूता है या स्पर्श करता है तो उसे अपन किस व्यंजन के नाम से जानेंगे? स्पर्श व्यंजन के नाम से। यानी एक अंग दूसरे अंग से स्पर्श करता है तो वो कहलाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में पढ़ा? 5 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहला आएगा आपका कै वर्ग, फिर चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यदि अपन कै वर्ग में बात करें तो पूर्व में भी अपन इन चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी कर चुके हैं। तो कै वर्ग में आएगा आपका 5 वर्ण आएंगे, जैसे कै, ख, ग, घ और घ आएगा। चै वर्ग में बात करें अपन चै, छ, जै, झ और ये आएगा। टै वर्ग में आपका आता है ट, ठ, ढ, ढ और ण आता है। और तै वर्ग में आता है आपका तै, थ, द, ध और न। उसी प्रकार आपका पै वर्ग में आएगा फ, बै, भ और मै। तो स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या पूछ ली जाए तो 5 बतानी है अपने को। वर्गों की संख्या पूछे अब कितने बताएंगे अपन? 5 बताएंगे। और संख्या पूछ ले स्पर्श व्यंजनों की, यदि संख्या की बात करता है परीक्षक तो बिल्कुल अपने को निसंकोच जवाब देना है। कितनी बतानी है अपने को? 25 बतानी है। और दूसरी बात, स्पर्श व्यंजन का एक और नाम बताया गया, वो है वर्गीय व्यंजन। अब नाम वर्गीय व्यंजन क्यों पड़ा? चलो अपन को ये तो पता लग गया कि एक अंग का दूसरे अंग के साथ स्पर्श होना स्पर्श व्यंजन होता है। तो वर्गीय व्यंजन नाम क्यों पड़ा? वर्गीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्पर्श व्यंजन में चलते हैं वर्ग। क्या चलते हैं जी? अपने वर्ग चलते हैं, इसलिए इनके नाम दूसरे नाम पर अपन संबोधित करेंगे स्पर्श व्यंजन को, तो नाम पड़ा इसका वर्गीय व्यंजन। वर्ग क्यों? हमेशा चारों तरफ से उनकी भुजाएं समान होनी चाहिए। उसी प्रकार इनको इधर से गिना जाए चाहे इधर से गिना जाए, इनकी संख्या 5 होती है। तो अपन ये कह सकते हैं इनका दूसरा नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन का वर्गीय व्यंजन। संख्या पूछे तो इनकी वर्गों की संख्या 5 और पूरे वर्णों की संख्या आपकी 25। फिर आता आपका अंतस्थ या मध्यस्थ, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्पर्श और ऊष्म ध्वनियों के मध्य होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्पर्श और ऊष्म ध्वनियों के मध्य होता है, इसलिए नाम पड़ा इनका अंतस्थ, या फिर कहेंगे अपन इनको मध्यस्थ कह सकते हैं। तो इनकी संख्या होती है आपकी 4, ये, रे, ल और व, इनकी संख्या होगी आपकी 4। फिर साथ में बात करते हैं तीसरा जो भेद आया आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और इनकी संख्या भी कितनी होगी? आपकी 4 होगी। अब समस्या ये है कि इनका नाम ऊष्म या संघर्षी क्यों पड़ा? तो देखो संघर्षी व्यंजन यानी इनके उच्चारण में वायु मार्ग, यानी अपना जो मुख है, मुख में क्या होता है कि वायु मार्ग इनके उच्चारण में क्या होता है? बिल्कुल संकीर्ण यानी सकड़ा हो जाता है, और उसी कारण एक अंग दूसरे अंग के परस्पर अधिक क्या हो जाता है? निकट हो जाता है। अतः एक अंग का दूसरे अंग के साथ अधिक संघर्ष एवं घर्षण होता है। उसी अधिक संघर्ष एवं घर्षण की वजह से इनका नाम पड़ा संघर्षी व्यंजन। और ज्यादा संघर्ष और घर्षण होने की वजह से वहाँ की वायु क्या होगी? आपकी गर्म होगी, और बाहर निकलते समय किससे बदल जाएगी? वो ऊष्म बदल जाएगी, इसलिए इनका नाम पड़ा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या पूछे अपन बताएंगे 4 बताएंगे, श, श, श और है बताएंगे। इनकी संख्या होती है 4। अब इनकी यदि कुल संख्या पूछ ले तो व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33 होती है। तो 33 को एक बार अपन पुनः ध्यान में और जानकारी में लाते हैं, जिनमें आपके 33 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 जोड़ी गई है, अंतस्थ व्यंजनों की 4 जोड़ी गई हैं, और ऊष्म ध्वनियाँ होती है आपकी 4। इस प्रकार से इनकी संख्या आपकी होगी 33 होगी। तो ये तो हुई आपकी किसकी जानकारी? व्यंजन की, जो मुख्य वेद की बात कर रहे थे। इनके अलावा और भी बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं, तो उन ध्वनियों की भी अपन चर्चा करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक बार अपन 4 ध्वनियाँ और होती है अपने बीच में, जिनको बोलते हैं अपन संयुक्त ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ बोलते हैं अपन? संयुक्त ध्वनियाँ, यानी संयुक्त व्यंजन कहें अपन या संयुक्त ध्वनियाँ कहें, बात एक ही है। तो देखो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4, क्षत्रिय, त्रय, घ और श्रय।
संयुक्त ध्वनियाँ होती है 4। अब संयुक्त ध्वनियाँ जो 4 होती है, अब इन संयुक्त ध्वनियों को 4 है, तो क्या अपना सबसे पहला सवाल तो ये है कि इन संयुक्त व्यंजनों को मुख्य वेद में क्यों नहीं रखा गया? मुख्य वेद अपने 3 ही क्यों बताए गए, 4 क्यों नहीं बताए गए? तो देखो मुख्य ध्वनियाँ अपनी 3 बताई गई है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म है। अब इनको मुख्य वेद में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पहली बात तो इनका नाम पड़ा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में और सामान्य व्यंजन में एक ही फर्क होता है कि संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है, जबकि जो बाकी व्यंजन होते हैं वो केवल व्यंजन और स्वर के मेल से निर्मित होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं जो संयुक्त व्यंजन है वो व्यंजनों के मेल से हुआ है। तो इनको मुख्य वेद में न रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो अपन एक बार जान लेते हैं। क्योंकि एकाधिक व्यंजनों के मेल से बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक या 2 व्यंजनों के मेल से बनेगा, और ये स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। तो देखो इसके अपन यदि टुकड़े करें, कै प्लस क्या आएगा आपका श। कभी कभार इनके टुकड़े भी पूछ लेता है परीक्षक। तो कै प्लस श, तो कै वर्ण आपका पूर्व में आ चुका है और श वर्ण भी आपका पूर्व में आ चुका है। तो कहने का मतलब इस क्षत्रिय वर्ण को, इस संयुक्त ध्वनि जो क्षत्रिय संयुक्त ध्वनि है, इसको मुख्य वेद में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसका पूर्व में वर्गीकरण किया जा चुका है। उसी प्रकार जैसे अपन इस त्रय वर्ण की बात करें तो तय प्लस क्या होता है आपका र होता है। तय वर्ण भी आपका पहले आ गया और र वर्ण भी आपका पहले आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि त्रय संयुक्त ध्वनि को भी मुख्य वेद में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी प्रकार अपन आगे बात करें, इस संयुक्त ध्वनि के टुकड़े झ प्लस ये होता है, तो इसका भी वर्गीकरण पूर्व में चय वर्ग में किया जा चुका है। और फिर अंततः अपन बात करें जो श्रय ध्वनि है, इसके टुकड़े श प्लस क्या होता है र होता है। तो अपन ये कह सकते हैं श और र भी आपका पूर्व में वर्गीकृत किया जा चुका है। तो निष्कर्ष पर अपन इस बात पे पहुंचे हैं कि मुख्य वेद में क्यों नहीं रखा गया इनको, क्योंकि इनका वर्गीकरण पहले ही किया जा चुका 33 व्यंजनों में। तो अतः इनको मुख्य वेद में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात, अब सवाल ये आता है कि क्या इनके कभी कभार परीक्षा में इनके टुकड़े पूछ लिए जाए? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो इनके टुकड़े भी अपने को याद रहने चाहिए। इनके खंड कैसे में, तो क्षत्रिय संयुक्त ध्वनि का जो टुकड़ा है कै प्लस क्या होगा आपका श होगा, और त्रय का होगा आपका तय प्लस र होगा। उसी प्रकार घे संयुक्त ध्वनि का झ प्लस ये होता है, और श्रय ध्वनि का होगा आपका श प्लस र होगा। अब समस्या ये है कि इसके बाद में कभी कभार जो आपका एक घे संयुक्त ध्वनि है, जैसे अपन बात करें ये घे संयुक्त ध्वनि, इसके टुकड़े यही नहीं कोई और भी पूछ लेता है। जैसे मान लो अपन ने ये तो जानकारी कर ही ली कि झ प्लस ये तो इसके टुकड़े होते ही होते हैं, परंतु कभी कभार आजकल सवाल कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इस घ संयुक्त ध्वनि के टुकड़े ये भी होते हैं, घ प्लस ये भी होते हैं, परंतु सवाल ये उठता हमारे मन में कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपन क्या करें, दोनों विकल्प में हो तो सबसे पहले अपन प्रारंभिक ध्वनि को ही सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तत्सम होता है और ये आपका तद्भव होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन ने लिखा ज्ञान लिखा अपन ने, और इसी ज्ञान को तद्भव बनाने के लिए अपने ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान में तो अपने जैसे यही ध्वनियाँ दोनों काम करेगी। ग जो संयुक्त ध्वनि है उसमें ये ध्वनियाँ काम करेंगी, और ज्ञान में क्या करेंगे अपन ग प्लस ये होता है। तो अपन ये कह सकते हैं इन्हीं ध्वनियों के आधार पे ये तत्सम ध्वनि है और वो तद्भव ध्वनि है, परंतु ज़्यादा शुद्ध हमेशा तत्सम ध्वनि मानी जाती है। तो इस घ संयुक्त ध्वनि के 2 टुकड़े भी पूछा जा सकता है, जैसे एक तो अपना ज प्लस ये होगा और दूसरा होगा आपका ग प्लस ये होगा। परंतु ध्यान रहे ये तत्सम ध्वनि है और ये तद्भव ध्वनि है। तत्सम ध्वनि अपन सभी जानते हैं, आगे हालांकि अपन इनकी चर्चा करेंगे। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम होता है आपका संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और तद्भव अपने अपभ्रंश भाषा के शब्द होते हैं, जिनको हिंदी भाषा में अपन ग्रहण करेंगे आगे चल के। तो ये आपके तत्सम है और ये तद्भव है, परंतु दोनों विकल्प में हो इस घ संयुक्त ध्वनि के टुकड़े में, तो अपने को प्रारंभिक यानी तत्सम युक्त ध्वनियों को शुद्ध मानना पड़ेगा। परंतु सवाल ये भी है, यदि ये विकल्प में नहीं हो, आया हुआ सवाल है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, अपने को निसंकोच इस चीज़ को गहराई से समझना है कि
जय प्लस ये यदि विकल्प में नहीं होता है संयुक्त ध्वनि में, तो आप गय प्लस ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ तो प्रारंभिक होगा, और यदि प्रारंभिक विकल्प में नहीं हो तो द्वितीय को अपने को अपनाना है। तो ये तो बात हुई अपनी कहेंगे संयुक्त ध्वनि की, कि घे संयुक्त ध्वनि की। अब सवाल ये, अगला सवाल ये आता है कि बालपोती में कभी कभार बहुत गहराई में सवाल पूछ लिया जाता है, बालपोती में या फिर कक्के में संयुक्त ध्वनियों की संख्या पूछ ले तो बहुत अचरज का सवाल है। हालांकि अपने लिए सामान्य हो सकता है, परंतु जानकारी जरूरी है, क्योंकि आजकल सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि वर्णमाला में या देवनागरी लिपि में, जैसे अपन पूछ ले अपने से परीक्षक कि वर्णमाला या फिर देवनागरी लिपि में, वर्णमाला एवं देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्णों की संख्या पूछे तो अपन 4 बताएंगे। देवनागरी लिपि में या फिर वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो अपन 4 बताएंगे, जो अपने सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल वही क्षत्रिय, त्रय, घय और श्रेय होगा। परंतु इसी सवाल को बदल कर ऐसा पूछा जाए, अपने से पूछे बालपोती में। सवाल आजकल भरोसा नहीं कर सकते अपन परीक्षक पे, कहीं से भी सवाल उठाकर अपने सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो बालपोती में या फिर अपने से कक्का, हालांकि सामान्यतः बातें अपने को पूर्व में इनकी जानकारी हो चुकी है कि बालपोती में 49 वर्ण बताए गए थे और कक्के में अपने को बताए गए थे 36 वर्ण। तो बालपोती या कक्के में यदि इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या घटकर हो जाएगी 3, यानी बालपोती और कक्के के अंतर्गत इनकी संख्या होगी आपकी 3 होगी। तो अपने कह सकते हैं समस्या ये हो गई कि 3 होगी तो एक कौन सा हटा दिया गया, बिल्कुल हटाया गया। ये जो श्रेय नामक ध्वनि है, इसको संयुक्त व्यंजन बालपोती और कक्के के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है, यहाँ इसकी गणना नहीं होगी। तो अपने से सवाल दोनों तरह से अच्छे हैं। यदि वर्णमाला या देवनागरी लिपि में पूछे इनकी संख्या तो अपने को बतानी है 4, और यदि अपने से पूछे कक्का और बालपोती में तो अपन बताएंगे 3। कौन सा नहीं होगा उसमें, आपका श्रेय ध्वनि नहीं होगा। अब समस्या ये होती है, अब आजकल क्या हो गया कि एक और सवाल और नया आ गया। एक और नया सवाल क्या आ गया कि एक और संयुक्त ध्वनि जुड़ने की बात चल रही है या जुड़ी है, वो अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल, जिससे देह संयुक्त ध्वनि होती है। अब इसको भी संयुक्त ध्वनि की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे, बिल्कुल अपन चर्चा करेंगे। अब इसके भी टुकड़े व्यंजन की भांति हो रहे हैं, बिल्कुल किसकी भांति, संयुक्त व्यंजन की भांति। अब देखो संयुक्त व्यंजन के टुकड़े हुए आपके व्यंजन प्लस व्यंजन से, तो इसका जो ये देह है, देह से वाला, इस देह का टुकड़ा भी आपका देह प्लस ये हो रहा है। तो इसका भी पूर्व में क्या हो चुका है, वर्गीकरण हो चुका है। तो क्या अपन इसको संयुक्त ध्वनि माने या फिर नहीं माने, तो बड़ा अचरज का सवाल है कि इसको संयुक्त ध्वनि कहें या नहीं कहें। तो बिल्कुल ध्यान देंगे अपन। अगर आजकल देखो प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है, अगर सवाल ऐसे आ जाए कि वर्तमान में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है तो अपन भ्रमित नहीं हो, बिल्कुल यहाँ अपने पास ये भी होगा, परंतु ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में कभी भी नहीं आता है। पहली बात तो अगर वहाँ पर 4 और 5 कर दिया और अपन ने जल्दबाजी में सवाल ये घोषित कर दिया कि वर्तमान में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 5 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वर्तमान में आए, कभी भी आए, अपने को 4 बताना है। यानी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 ही होती है, 5 कभी होते ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब ये कार्य इनकी तरह कर रहा है तो क्या ये संयुक्त व्यंजन नहीं है? बिल्कुल, कार्य करने से थोड़ी संयुक्त व्यंजन हो सकता है। जैसे अपन कभी कभार कह देंगे नहीं सब वह आदमी तो उसकी तरह लगता है, राजा हरिश्चंद्र की तरह, तो कहने का मतलब वो राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र में उस आदमी में बहुत फर्क हो सकता है। तो अपने कैसे दिखने में, होने में रात दिन का फर्क होता है भाई, वो होता है और ये होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये इनकी तरह दिखाई दे रहा है, इनकी तरह काम कर रहा है, परंतु ये जरूरी नहीं कि ये संयुक्त व्यंजन हो। अब ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो क्यों नहीं है, बिल्कुल अपन चर्चा करेंगे इसकी। जैसे आपने देखा होगा विद्यालय को अपन कभी कभार ऐसे लिख देते हैं,
विद्यालय को बिल्कुल अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक तो देवतर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1935 में बिल्कुल ये सत्य कहा है कि संयुक्त ध्वनियों की अपेक्षा खंडित ध्वनियां अति शुद्ध मानी जाएगी। हालांकि शुद्ध तो ये भी है, परंतु इससे ज़्यादा शुद्ध कौन सी हो जाएगी, आपकी खंडित ध्वनियां ज़्यादा शुद्ध मानी जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा शुद्ध, तो कहने का मतलब ये है कि इस संयुक्त ध्वनि को अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा शुद्ध है तो अपने आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जिस संयुक्त ध्वनि को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है वह कभी भी संयुक्त व्यंजन नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि फिर उस दूसरी ध्वनि के आधार पर कैसे बात करेंगे अपन। जैसे मान लो मैंने लिखा साहब ये शूद्र लिख दिया, सॉरी माफी चाहते हैं, जैसे अपन ने लिखा ये शूद्र लिखा। अब इस शूद्र को क्या अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं अपन कोशिश करके। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, तो ऐसा शूद्र तो अपन ने कभी देखा ही नहीं, शूद्र हो जाए। तो क्या बात सामने है अपने, भाई इस ध्वनि को इस तरीके से लिखा जा सकता है और ये शुद्ध हो गया, परंतु इस संयुक्त व्यंजन को इस तरीके से लिखें तो बिल्कुल अशुद्ध नजर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संयुक्त ध्वनि को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है वह कभी भी संयुक्त व्यंजन नहीं होती है, और जिस संयुक्त ध्वनि को दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सके अर्थात उसका एक ही विकल्प हो लिखने का, वह ध्वनियाँ सदैव क्या होगा, आपका संयुक्त व्यंजन होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप इसको ही नहीं किसी भी ध्वनि को लिख सकते हैं कभी भी। जैसे मान लो अपन त्रिशूल है, अब त्रिशूल को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि जिस संयुक्त ध्वनि को दूसरे तरीके से नहीं लिखा जाए, केवल उसका एक ही विकल्प मौजूद हो, वह हमेशा आपका क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। और जिस संयुक्त ध्वनि को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है वह कभी भी आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। तो आज की चर्चा अपनी यहीं तक अपन सीमित करेंगे, फिर अपन अगले वीडियो में इस व्यंजन के जो वर्गीकरण है, इनके और क्या क्या पहलू है, इन पे अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।